हे एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम करता हूँ YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास जो है इकोनॉमिक टाइम्स के एक सोशली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे बेस्ड है। आपने गली में कुत्तों की जो समस्या है खुद भी फील की होगी, बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होगी, वीडियोस देखी होंगी जिसमें स्ट्रे डॉग्स जो हैं किसी पे हमला कर रहे हैं। तो सरकार की क्या पोजीशन है गली के यानी आवारा कुत्तों को लेकर के, इस आर्टिकल में देखना है। चलिए शुरू करते हैं इसको अपने क्विज़ के साथ में। लाइक एवरी डे जो भी इस क्लास में आप सीखते हैं, क्लास के अंत में आपको क्विज़ मिलता है, उस पर ट्राई करना होता है। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर तीनों टेस्ट हो जाती है। ठीक है, क्विज़ के सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में ही आपको करवाऊंगा। आइए पूरे मन से लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है इन द डॉग हाउस। देखिए, डॉग हाउस क्या होता है? डॉग का हाउस यानी कुत्तों का घर, है ना। लेकिन इन द डॉग हाउस एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है परेशानी में होना, ट्रबल में होना, आउट ऑफ फेवर होना। जब चीज़ें आपके हिसाब से ना चल रही हो, अपने कभी कभी बोलते हैं ना दशा खराब चल रही है, तो अपने बोल सकते हैं आई एम इन द डॉग हाउस नाउ डेज, आजकल दशा खराब चल रही है। तो कह रहे जी कोई मामला है जो इन द डॉग हाउस है, जिसको दशा खराब चल रही है या जो आउट ऑफ फेवर है, और मामला है गलियों से डॉगीज़ को, इन कैनाइंस को रिमूव करने का। सरकार चाहती भी है रिमूव करना, इनको हटाना सड़कों से, लेकिन सरकार के बस में नहीं है इन कुत्तों को कंट्रोल करना। चलिए, ये फ्रेज़ याद रखना, क्विज में आज से पूछा अब मैंने आपसे। कह रहा है वी मस्ट एश्यू अनसाइंटिफिक एंड बार्बरिक मेथड्स सच एज किलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन फेवर ऑफ स्टेरिलाइजेशन। कह रहे हमें एश्यू करना ही होगा। एश्यू शायद आपके लिए नया वर्ड होगा, इसका मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज़ से किनारा कर लेना। कह रहे हैं हमें त्याग देना होगा, छोड़ देना होगा या किनारा कर देना होगा अनसाइंटिफिक और बार्बरिक मेथड्स को। अनसाइंटिफिक मतलब जो साइंस के हिसाब से नहीं है। बार्बरिक का मतलब होता है बर्बर, क्रूअल, निर्दयी। तो ऐसे तरीकों को हमें छोड़ देना है जो बर्बर हैं और साइंस के खिलाफ हैं। और ये तरीके कौन कौन से हैं? जैसे कि सच एज स्ट्रे डॉग्स की किलिंग, गली के कुत्तों को मारना। स्ट्रे डॉग मतलब आवारा कुत्ते। और ये हमें क्यों छोड़ना है? ये हमें एश्यू करना है मेथड्स को इस चीज़ के फेवर में जो है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है डॉगीज़ को की जो रिप्रोडक्टिव पावर है उसको ख़त्म कर देना, है ना। उनको इंजेक्शंस लगाएं या ऐसी सर्जरी करें कि वो आगे दूसरे डॉगीज़ को पैदा ना कर पाएँ। तो स्टेरिलाइजेशन करके कुत्तों की समस्या पे निजात पाया जा सकता है। सभी कुत्तों को अगर स्टेरिलाइज कर दिया जाए सड़क पे घूमने वालों को, तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन आगे आएगी ही नहीं। तो मारना नहीं है इनको, मारने से समस्या कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वी की वर्ब है मस्ट एश्यू। एश्यू करना मैंने आपको बता दिया, त्यागना, किनारा करना, किसी चीज़ से एब्सटेन करना। स्ट्रे यानी आवारा, होमलेस जो गलियों में घूमे। बारबेरिक यानी बर्बर, निर्दयी, बहुत क्रूअल, सैवेज। स्टेरिलाइजेशन मैंने आपको बताया, आगे से आगे नई पीढ़ी को लाने की जो आपकी क्षमताएं हैं, रिप्रोडक्टिव पावर्स हैं, उसको ख़त्म कर देना, स्टेरिलाइज कर देना, कैस्ट्रेट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालेंगे। वर्ड्स आप देख रहे हो हैवी हैवी आए हैं आज, है ना। सारे वर्ड्स एक साथ देख लोगे तो स्मूथली आर्टिकल को पढ़ पाओगे। क्लास को एक लाइक देना ज़रूर से, आपके लाइक्स के ऊपर ही इन क्लासेस को रोज़ लाने का मोटिवेशन मिलता है। कोशिश करते हैं पका पकाया आपके लिए लाएं, आधे पौने घंटे में आप ओवरऑल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। इंडिपेंडेंस डे के मौके पे लोवेस्ट प्राइस सेल एक्टिव हो चुकी है आज रात से। 14 और 15 अगस्त 2 दिन ये सेल चलेगी। 307 रुपीज़ के अंदर आपको प्रो पास मिल रहा है 1 साल का। इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, सारे एग्जाम्स के कंबाइंड 70, 75, 80 हज़ार मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे सीजीएल के मॉक टेस्ट डल गए हैं इसमें 1000, है ना, नए मॉक टेस्ट। सीजीएल टियर 1, टियर 2 के मिल जाएंगे। एसएससी, एमटीएस, हवलदार के मॉक टेस्ट आ गए हैं, अभी एग्ज़ाम जो है ये अनाउंस हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं आपको इसमें, उनको भी मॉक की फॉर्म में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सेल का लिंक दिया गया टेक्स्ट बुक का, जाके क्लिक करें। जो भी प्राइस दिखा रहा हो उस पर जाके कूपन्स लगाना है आपको YT10। जैसे इस कूपन को लगाएंगे YT10 को, आपका प्राइस कट के हो जाएगा 307 रुपये। ठीक है, तो कूपन का इस्तेमाल करना ना भूलें, अपने पैसे को सेव करें, सेल का फ़ायदा लें। कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन है। चलिए वो कैब शीट है अपनी, 5 वर्ड्स हैं, एश्यू से ही शुरू करेंगे।
एशू का मतलब बताया आपको मैंने, किसी चीज़ से किनारा करना, दूर रहना। अ सिविलाइज सोसाइटी शुड एशू वायलेंस, एक सभ्य समाज को वायलेंस से किनारा करके रहना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। शन करना या शाय अवे फ्रॉम करना भी एशू के सिनोनिम्स हैं। आप एशू नाम का वर्ड आर्टिकल में देख चुके हैं। अगला वर्ड अपने पास इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट, देखिए डिस्क्रिमिनेट करना यानी भेदभाव करना, और इन लगा करके इसका आपने बना दिया एंटोनिम। हर वो चीज़ इनडिस्क्रिमिनेट है जो भेदभाव नहीं करती है। और किस तरीके से? वो जो भी काम कर रही है अंधाधुंध तरीके से कर रही है। जैसे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का मतलब है सभी पे गोली बरसा देना। इनडिस्क्रिमिनेट समझ गए ना आप? अरेस्ट का मतलब है सभी को अरेस्ट कर लेना, जिसने गलत काम किया उसको भी और जिसने नहीं किया उसको भी। तो जब भी कोई काम बिना डिस्क्रिमिनेशन के होता है, सही गलत के अंदर भेद किए बिना होता है, अंधाधुंध तरीके से होता है, वो होता है इनडिस्क्रिमिनेट। चलिए, द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। जो अंधाधुंध इस्तेमाल है फर्टिलाइजर्स का, वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता है। फर्टिलाइजर्स नहीं लिखना चाहिए, मुझे पेस्टिसाइड्स लिखना चाहिए यहाँ, ठीक है। चल, केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है अंधाधुंध तरीके से खराब है। इसको पर्पजलेस, केओटिक और अनसिस्टमेटिक भी बोल सकते हैं। जो चीज़ अंधाधुंध है उसका कोई पर्पज़ नहीं होगा, अपने आप ही केओटिक, पर्पजलेस हो जाएगी। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास मैनस। देखिए, मैनस का मतलब होता है खतरा, और खतरे के लिए बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स हैं। जैसे पेरिल भी खतरा है, डेंजर, हैज़र्ड भी एक वर्ड होता है खतरे के लिए। लेकिन मेनस वो वाला खतरा है जो आपके ऊपर बिना एक्सपेक्टेशन के आया अचानक से, और जिससे बचा जा सकना बहुत मुश्किल था। जैसे सड़क पे चलता हुआ तेज़ी से कोई व्हीकल, सड़क पे तेज़ी से व्हीकल चलेगा, रैश ड्राइविंग करता हुआ कोई आदमी है, आपको थोड़े ना पता था वो आदमी आपको टकराएगा। जैसे कोई जंगली जानवर आपको अचानक से जंगल में मिल जाए, जैसे कोई कुत्ता आपको अचानक से सड़क पे काट ले, है ना, आपके घर के बाहर काट ले। तो ऐसी चीज़ें जो डेंजर होती हैं लेकिन आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं, और मतलब बिना बात का फालतू का डेंजर है वो, ऐसी चीज़ों को मेनस बोला जाता है अंग्रेजी में। थोड़ा फ़र्क करना इसीलिए सिखा रहा हूँ, नहीं तो डेंजर भी डेंजर ही है, मेनस भी डेंजर ही है, हैजर्ड भी डेंजर ही है। कैरेजी ट्रक ड्राइवर्स आर मेनस टू एवरीवन ऑन द रोड। ड्रंक ड्राइवर्स जो हैं, शराब पिए हुए जो ड्राइवर्स हैं, वो एक खतरा होते हैं, मेनस होते हैं हर एक आदमी को सड़क पे। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में मेनस देखेंगे। अगला वर्ड है एसेंस। एसेंस बोलते हैं इसको। एसेंस का मतलब होता है सत्व या सार किसी भी चीज़ का। जैसे ये आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, पौना घंटा लगेगा, फिर अगर इसको 5 मिनट में आप किसी को समझा दें तो आपने इस आर्टिकल का एसेंस उस आदमी को, सार उस आदमी को दे दिया। फोटोग्राफ्स आर ए टूल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ ए सिचुएशन। फोटोग्राफ्स एक जरिया है कैप्चर करने का एसेंस को, सार को, सत्व को किसी भी सिचुएशन के। क्रक्स, जिस्ट और निटी-ग्रिटी भी बोला जाता है एसेंस को। यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है एम्ब्रेस करना। देखिए, ब्रेस मतलब किसी को पकड़ना या गले लगाना, पकड़ना ही समझ लो। अगर आप ब्रेस कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, रस्सी को ब्रेस कर रहे हैं, दीवार को ब्रेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, तो आप उसको पकड़ रहे हैं ज़ोरों से। और एम्ब्रेस का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को ना केवल पकड़ना बल्कि गले लगाना, किसी चीज़ को अपना लेना। जैसे आपका दोस्त आपको मिला, आपने उसको एम्ब्रेस कर लिया यानी गले लगा लिया। या फिर आपने कोई आदत है नहीं पाल ली तो आपने उस आदत को भी गले लगा लिया। इस तरीके से फिजिकली लगाओ या वैसे किसी भी चीज़ को गले या लगाना या अपनाना कहलाता है एम्ब्रेस करना। दोनों मीनिंग समझा करो हर वर्ड के। हमेशा गले ही नहीं लगोगे फिजिकली किसी के, एम्ब्रेस वर्ड बिना गले लगे भी यूज़ हो सकता है। टू अडोप्ट और एक्सेप्ट समवन इज़ टू एम्ब्रेस। द वर्ड नीड्स टू एम्ब्रेस सोलर एनर्जी टू फाइट क्लाइमेट चेंज। दुनिया को ज़रूरत है एम्ब्रेस करने की, अडॉप्ट करने की, अपनाने की सोलर एनर्जी को, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। ठीक है, इसको स्पाउस करना भी बोलते हैं एम्ब्रेस को। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। इसी से एक फ्रेजल वर्ब है, आपको मैंने पिछले वीक करवाई थी, देखें कितने बच्चों को याद है। और सच में जिनको याद हो वही डालना कमेंट्स में। फ्रेजल वर्ब है जी ब्रेस फॉर। ठीक है, जिनको याद है कमेंट्स में डालना। आज देखता हूँ आपका, है ना, रिटेन कितना रख पाते हो आप। और नहीं याद हो तो कमेंट्स में चेक कर लेना या गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल पे आओ। एक समरी आपको दें। समरी ये है कि गली में कुत्ते जो हैं सच में एक मेनस हैं,
जब ये किसी छोटे बच्चे को खा जाते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं जान से, किसी बड़े बूढ़े के पीछे पड़ते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है इनको गलियों से हटाया जाए। लेकिन हमारा एक एक्ट है सरकार का, ABC एक्ट, एनिमल क्रुएल्टी जो है, एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट है, एनिमल क्रुएल्टी को उसमें रोका गया है। तो गली के कुत्ते को आप पत्थर भी नहीं मार सकते हो इस एक्ट के अंडर। अगर आपने उसको मार के लाठी से भगाया तो आपको जेल भी हो सकती है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इसी एक्ट की वजह से बहुत सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने इजाज़त मांगी कि गली के कुत्तों को मारने को हमें परमिट कर दिया जाए, भले उनको पकड़े हम और एक जगह ले जाके उनको मरवा दें, है ना, कटवा दें। इससे क्या होगा, समस्या साफ हो जाएगी, गली से कुत्ते हट जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस चीज़ को करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इन कुत्तों को अगर आपको गली से हटाना है तो स्टेरिलाइज करो, इनके सब जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काट दो, 5 साल 10 साल के अंदर इनकी आबादी खत्म हो जाएगी। आप इनको बार्बरिक मेथड से मत मारो, है ना, इनकी जान लेने का अधिकार आपको नहीं है। तो एक डिलेमा बता रहा है, एक तरफ तो कानून है, एथिक्स हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी की सेफ्टी है। दोनों के बीच में मामला फंसा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। टोन आपको क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली ब्रॉट अ ड्रामेटिक एंड टू अ 15-year-old लीगल सागा। कह रहे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हाल ही में वो ले आए, ब्रॉट कर दिया उन्होंने, और किसको, एक ड्रामेटिक एंड को, ड्रामा से भरे अंत को। और किसका था, 15 साल पुरानी एक कानूनी कहानी का, लीगल सागा का। अब वो कौन सी सागा है भाई, 15 साल पुराना केस कौन सा है, कॉमा लगाया हुआ है। कह रहे जी, कॉमा लगा के, पॉपुलरली नोन एज द ऑल इंडिया स्ट्रे डॉग्स केस AWBI वर्सेस PE एस्ट। कह रहे ये वही लीगल केस है, लीगल कहानी है, सागा है, जिसको लोकप्रिय तौर पे जाना जाता है AWBI और पेस्ट नाम से, इस केस से। ठीक है, पेस्ट की फुल फॉर्म मैं भूल गया, मैंने चेक भी की थी नेट पे। S से तो स्ट्रे डॉग्स है, ST से, P से प्रिवेंशन है, कुछ ऐसा है, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तो AWBI बोलती है कि कुत्तों को मारा ना जाए, है ना, गलियों से हटाना है तो कुछ और इलाज करो, इनको जान से मत मारो। और पेस्ट बोलता है कि इन सब कुत्तों को मरवा दो, क्योंकि रोज़ किसी पे हमला करते हैं, हमारी जान से अच्छा इनकी जान चली जाए। दोनों के बीच में केस चल रहा था, 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्ब है ब्रोट, ब्रिंग एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ का अंत लेकर के आना। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया। कह रहा जी, विद अ सिंगल लाइन डैश देयर कैन नॉट बी एनी indiscriminate killings of canines. The court firmly dismissed the notion that local authorities can freely cull stray dogs. कह रहे जी, एक सिंगल सेंटेंस के साथ ही, एक सिंगल लाइन के साथ ही, और वो लाइन क्या है, इस डैश से इस डैश के बीच में लिखी हुई है। देयर कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, देयर कैन नॉट बी, कोई भी इनडिस्क्रिमिनेट या अंधाधुन किलिंग या हत्या कुत्तों की, कैनाइंस की। कैनाइन मतलब सभी कुत्ते, कुत्तों की प्रजाति के सभी जानवर कहलाते हैं कैनाइंस। तो एक सिंगल सेंटेंस लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने ना, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया इस नोशन को, आइडिया को, ख्याल को। और ख्याल ये था कि लोकल अथॉरिटी जो हैं, म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशन जो हैं, नगर पालिकाएँ, वो खुलेआम या फ्रीली कल कर सकती हैं, मार सकती हैं स्ट्रे डॉग्स को। और क्यों, वो इसलिए कि टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन और प्रिवेंट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, कंट्रोल करने के लिए उनकी पॉपुलेशन को, या फिर रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आदमी और जानवर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को। तो लोकल अथॉरिटी यही बोलती थी, हमें खुली छूट दे दो, सारे कुत्ते एक दिन पकड़ेंगे और शाम को ना गलियों से कुत्तों का सफाया कर देंगे, है ना, इनका ऐसा मानना था, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए और इनका झगड़ा ख़त्म हो। भाई कुत्ते ही हट जाएंगे सड़क से तो फिर किसको ये काटेंगे और क्या झगड़ा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंगल लाइन से इस मामले को और पेचीदा कर दिया और बोल दिया कि भाई कोई भी कुत्ते को मारना अंधाधुंध तरीके से, ये हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। समझ गए, किलिंग्स की वर्ब है कैन नॉट बी, इनडिस्क्रिमिनेट यानी अंधाधुंध, पर्पजलेस। कैनाइन मैंने आपको बता दिया, सभी कुत्तों की प्रजाति के जानवरों को बोला जाता है, कुत्ते या कुत्ते जैसे दिखने वाले जानवर। कोर्ट की वर्ब है डिसमिस्ड, डिसमिस करना, खारिज करना। नोशन यानी ख्याल, आइडिया या विचार। लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब होता है नगर पालिका और नगर निगम, इनकी वर्ब है कैन, कल। कल करना यानी मार देना, डिस्कार्ड कर देना। जैसे दाल में से कंकर निकाल के फेंक देते हो ना, वैसे ही आप गलियों में से कुत्तों को निकाल दोगे, यानी समझ गए ना, मरवा दोगे उनको। स्ट्रे डॉग आप समझ गए। चलो अब एक वन वर्ड देखते हैं, कैनाइन। सभी कुत्तों की जाति या प्रजाति के लोगों को बोला जाता है कैनाइन।
लेकिन ये कैनाइन से मिलने वाले बहुत सारे और वर्ड्स भी हैं, जैसे सभी बिल्लियों को क्या बोलते हैं, सभी गायों को क्या बोलते हैं, बुल्स यानी भेड़ियों को क्या बोलते हैं, हॉर्सेस को क्या बोलते हैं। एक बार याद करो, आपको कितने याद हैं, फिर मैं एक एक करके करवाता हूँ। चलो, कैट्स को बोलते हैं जी फेलाइन। क्या बोलते हैं? फेलाइन। याद करने पड़ेंगे, वन वर्ड्स हैं। गायों को बोलते हैं, गायें या बुल्स हैं, इनको बोलते हैं बोवाइन। सभी गोवंश कहलाते हैं बोवाइन। वुल्फ्स कहलाते हैं ल्यूपाइन। हॉर्सेस कहलाते हैं इक्वाइन। फिश कहलाती हैं पाइसाइन। स्पेलिंग देख लेना इसकी, सभी फिशेस को या फिश को पाइसाइन बोलते हैं। चलिए, पिग्स को कहलाते हैं, पिग्स को कहते हैं पोर्साइन। ठीक है, एक आधा और भी है, जैसे वल्पाइन है, सभी फॉक्सिस को बोलते हैं वल्पाइन, यानी सभी लोमड़ों को। तो एक आधा और होगा, मेन जो है आपके हिसाब से जो याद करने वाले हैं ये 6-7 हैं। देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वन वर्ड्स का पूरा एक जत्था, एक पूरा बैच आपको याद होना चाहिए। बढ़े आगे। चलो, आज के क्विज में मैंने पूछा हुआ है इन्हीं में से एक। आगे कह रहा है जी, इंस्टेड द कोर्ट अपहेल्ड द सेंट्रल लॉ मैंडेटिंग स्टेरिलाइजेशन एज द ओनली ह्यूमेन एंड इफेक्टिव सिचुएशन। कह रहे जी, बजाय इसके कोर्ट ने अपहेल्ड किया, मेंटेन किया, बनाए रखा केंद्र सरकार के कानून को, सेंट्रल लॉ को, जो मैंडेट करता है, ज़रूरी बनाता है स्टेरिलाइजेशन को, अकेला वो तरीके की तरह जो ह्यूमेन भी है, मानवीय भी है और इफ़ेक्टिव सोल्यूशन भी है ना। कुत्तों को इंजेक्शन दो, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काट दो, स्टेरलाइज कर दो और कुत्ते पैदा करने की क्षमता ख़त्म कर दो। यही मानवीय तरीका है सड़कों से कुत्तों को हटाने का। कोर्ट की वर्ब है अपहेल्ड। अपहेल्ड करना, बनाए रखना, किसी चीज़ को मेंटेन करना। ह्यूमेन यानी, देखो, ह्यूमन मतलब इंसान, ह्यूमेन यानी मानव से भरा हुआ, मानवीयता से भरा हुआ, है ना, ह्यूमेन। चलिए आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, बट लेट अस नॉट इग्नोर द एलिफेंट और रादर द डॉग इन द रूम। कह रहे लेकिन आओ इग्नोर नहीं करें एलिफेंट इन द रूम को, या फिर यूं कहें रादर डॉग इन द रूम को। लेट अस इग्नोर मतलब आओ इग्नोर नहीं करें, लेट अस नॉट इग्नोर मतलब आओ इग्नोर नहीं करें। लेट का मतलब होता है आओ। अब ये एलिफेंट इन द रूम क्या है? देखो, एलिफेंट इन द रूम एक इडियम अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है एक बड़ी ही प्रॉब्लम जो आपको दिख रही है लेकिन फिर भी आप नज़रअंदाज कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे एक कमरे में हाथी पड़ा है आपके, आपको कमरे से निकालना है लेकिन आपसे निकलेगा नहीं वो, तो आप आंखें बंद करके उसी कमरे में सो गए, एलिफेंट पड़ा है वहीं का वहीं बैठा है। समझ रहे हो? सबको दिख रही है समस्या लेकिन कोई सोल्यूशन है नहीं, तो कोई बात नहीं कर रहा। तो कह रहा है जी, हम भी इस एलिफेंट इन द रूम वाली समस्या, जो कुत्तों की समस्या है, इसको इग्नोर नहीं करें। समस्या बहुत गहरी है सड़कों पे कुत्तों की। और डॉग इन द रूम क्यों लिखा इसने? क्योंकि बात कुत्तों की हो रही है, तो इसने हंसी मजाक में लिख दिया ईडीएम को एलिफेंट इन द रूम की बजाय कह रहा है डॉग इन द रूम बोल सकते हैं। अब वो समस्या ये है जी, द स्ट्रीट डॉग मैनेस दैट प्लेग्स मैनी सिटीजन इंडियन सिटीज़। स्ट्रीट डॉग्स की मैनेस, गली के कुत्तों का जो आतंक है, खतरा है, जो प्लेग करता है, परेशान करता है कई भारतीय शहरों को। चलिए, मैनेस मैंने आपको बताया था खतरा होता है। दैट आया मैनेस के लिए, वर्ब है इसकी प्लेग्स, प्लेग करना, किसी चीज़ को परेशान करना, हैरान करना। ठीक है, चलो। कह रहा है जी, इट इज़ नो सीक्रेट दैट स्ट्रे डॉग्स हैव बिकम अ सीरियस इशू। कह रहा है कोई सीक्रेट नहीं है ये बात कि स्ट्रे डॉग्स बन चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट मामला, सीरियस इशू, with reports of dog bites, attacks and even fatalities making headlines। कह रहे ये काम हुआ है रिपोर्ट्स के साथ ही, जो है कुत्तों के काटने की, हमला करने की और यहाँ तक कि फेटेलिटी करने की, जान ले लेने की, इन खबरों के मेक करने के साथ ही हेडलाइंस इनके सबसे ऊपर न्यूज़ में आने के। समझ गए? तो कोई सीक्रेट नहीं है कुत्तों की समस्या, हम रोज़ न्यूज़ में डॉग बाइट, डॉग अटैक और फेटेलिटीज़ पढ़ते हैं। इट की वर्ब है, स्ट्रे डॉग्स की वर्ब है हैव बिकम। फेटालिटी यानी किसी की डेथ, है ना। आपको पता नहीं होगा, इंडिया को रेबीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। बड़ी शर्मनाक बात है ये, आप सर्च करना नेट पे, रेबीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब पता क्या है? रेबीज़ नाम का जो रोग है उसके मोर देन 80-90% केस दुनिया में सिर्फ भारत में होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं और इन कुत्तों को इंजेक्शन नहीं लगे हुए हैं, और ये किसी को काटता है तो रेबीज़ होता ही है।
और रेबीज़ एक जानलेवा बीमारी है, 10 से 12 दिनों में मौत हो जाती है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। चलिए, कह रहा जी, फॉर दोज हु हैव हैड द मिसफॉर्चून ऑफ एनकाउंटरिंग एन एग्रेसिव पैक, द आइडिया ऑफ कलिंग माइट सीम लेस लाइक ए क्राइम एंड मोर लाइक ए सेल्फ डिफेंस। कह रहे उन लोगों के लिए, फॉर दोज जिनका रहा है, हु हैव हैड, ये मिसफॉर्चून, ये दुर्भाग्य जो है एनकाउंटर करने का या सामना करने का एक हिंसक कुत्तों के पैक से। पैक का मतलब होता है कुत्तों का जत्था, कुत्तों का ग्रुप। कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका कभी ना कभी कुत्तों के टोले से, जत्थे से सामना हुआ है, ऐसा उनका मिसफॉर्चून रहा है। कह रहा उनके लिए जो ख्याल है ना इनकी कलिंग का, इनको मार देने का, ये दिख सकता है, माइट सीम हो सकता है एक क्राइम की तरह कम और ज़्यादा एक सेल्फ डिफेंस की तरह। जिसको कुत्ता काटा है ना गली में, वो तो यही बोलेगा मरवा दो, है ना। उसको इस चीज़ में बुराई कम दिखेगी और अच्छाई ज़्यादा दिखेगी। वो बोलेगा सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है, पहले हम जहाँ रहते हैं उनकी सुरक्षा ज़रूरी है लोगों की। हु की वर्ब है हैव हैड, मिसफॉर्चून यानी बैड लक, आप समझते होंगे। फॉर्चून यानी अच्छा लक, मिसफॉर्चून यानी बैड लक, है ना। आइडिया की वर्ब है माइट सीम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, फटाफट इसको भी अपना रिवाइज कर लो। लेट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा और लेट 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 V1 V2 V3 इस वर्ब की सेम है। जैसे प्लीज़ अलाउ अस टू प्ले, प्लीज़ परमिट अस टू प्ले, दोनों वर्ड्स का मतलब, सेंटेंसेस का मतलब है हमें खेलने दिया जाए। प्लीज़ अलाउ अस टू प्ले, प्लीज़ परमिट अस टू प्ले। देखो खेलने जो दिया जाएगा, प्ले वर्ब को आपने टू इन्फिनेटिव में लिखा है, दोनों ही वर्ड्स के बाद। अलाउ के बाद भी लिखा टू प्ले और परमिट के बाद भी लिखा टू प्ले। लेकिन आप इस्तेमाल लेट का भी कर सकते हैं, प्लीज़ लेट अस टू प्ले। लेकिन ध्यान क्या रखना है, लेट अपने बाद में जिस काम की इजाज़त आपको मिल रही है वर्ब की बेस फॉर्म में लेगा, तो इस टू को आपको निकालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा प्लीज़ लेट अस प्ले। और अगर इसकी V1 V2 यूज़ करनी है, अलाउ अलाउड तो होती है, परमिट परमिटेड तो होती है, लेकिन लेट लेटेड नहीं होता है। लेट 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 V1 V2 V3 सेम रहती है। वुड दे लेट अस टू एंटर द बिल्डिंग, क्या वो हमें बिल्डिंग में घुसने देंगे। वुड दे लेट अस टू एंटर द बिल्डिंग। तो यहाँ पे वुड दे अलाउ लिखो, परमिट लिखो तो ठीक है, टू एंटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने लेट का इस्तेमाल किया है, लेट क्या करेगा, इस टू को निकलवा देगा। वुड दे लेट अस एंटर द बिल्डिंग। तो बस यहाँ भी कुछ वही काम हुआ है। लेट अस नॉट इग्नोर, टू इग्नोर नहीं, नॉट इग्नोर द एलिफेंट। कह रहे जी द केस इट सेल्फ रिवॉल्व अराउंड दिस टेंशन। कह रहे पूरा केस ही रिवॉल्व अराउंड करता था, चारों तरफ घूमता था इसी टेंशन के। ये पूरा केस इसी बात के ऊपर बेस्ड है। और टेंशन क्या है, अ क्लैश बिटवीन स्टेट एंड म्यूनसिपल लॉज परमिटिंग द कलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स और PC एक्ट 1960 विच फॉरबिड्स इट। कह रहा ये टेंशन है, क्लैश, एक झगड़ा दो कानूनों के बीच। पहले जो कानून है स्टेट और म्यूनसिपल लॉज जो परमिट करते हैं हत्या को स्ट्रे डॉग्स की, आवारा कुत्तों की, और दूसरा कानून जो है वो है PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का, जो इसको मना करता है, कुत्तों की हत्या को फॉरबिड करता है। तो दोनों कानूनों के बीच का झगड़ा था ये। स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपालिटी चाहती है कि मार दें, लेकिन ये एक्ट मना करता है, मारने को जो है अलाउ नहीं करता है। केस की वर्ब है रिवॉल्व अराउंड करना, किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना या उस पर फोकस करना। विच आया है इस PC एक्ट के लिए, विच की वर्ब है फॉरबिड्स, फॉरबिड करना, किसी चीज़ के लिए मना करना, उस काम के लिए रोकना। कह रहा है वेरियस हाई कोर्ट्स हैड कन्फ्लिक्टिंग व्यूज बट द सुप्रीम कोर्ट फाइनली स्टेप्ड इन टू सेटल द मैटर। बहुत आसान सेंटेंस है। अलग अलग हाई कोर्ट्स की कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थी इस पूरे झगड़े पे। किसी हाई कोर्ट ने बोला कि म्यूनसिपल लॉज को अलाउ कर दो, किसी ने बोला नहीं PC एक्ट जो है वही चलेगा। कह रहे लेकिन इस कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ के बावजूद सुप्रीम कोर्ट फाइनली स्टेप इन किया, इस मामले में घुसा अंदर 15 साल पहले, और आज जाकर के मामले को सेटल कर दिया, अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने यही बोला कि PC एक्ट चलेगा, आप किसी कुत्ते को नहीं मार सकते। हाई कोर्ट्स की वर्ब है हैड, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है स्टेप इन करना, किसी मामले में दखल अंदाजी करना। कह रहे द कोर्ट पॉइंटेड आउट that recent legislation, especially the ABC rules, Animal Birth Control Rules 2023, prohibits municipalities from indulging in mass canine exterminations.
कोर्ट ने अपने फैसले में नोट किया, पॉइंट आउट किया, इशारा किया इस बात पे कि रिसेंट में जो लेजिस्लेशन आया है, खास करके ये वाला कानून, कह रहा है ये प्रोहिबिट करता है, मना करता है म्यूनिसिपालिटीज़ को या नगर पालिकाओं को कि वो इंडल्ज इन ना हो, वो लिप्त ना हो, इस काम में इन्वॉल्व ना हो, जो है मास लेवल पे, बड़े लेवल पे कुत्तों की हत्या, कैनाइन एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेट करना यानी एकदम ख़त्म कर देना, सफाया कर देना। तो बड़े स्केल पे आप हज़ारों कुत्तों का सफाया नहीं कर सकते हैं। एबीसी रूल जो है 2023 का खास करके इस बात को समझाता है। तो कोर्ट ने इसी की तरफ पॉइंट किया। कोर्ट की वर्ब है पॉइंटेड आउट, लेजिस्लेशन की वर्ब है प्रोहिबिट्स। लेजिस्लेशन उन गिने चुने 15 वर्ड्स 20 वर्ड्स में से एक वर्ड है जिसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। देखने में आपको लगता है प्लूरल बन जाएगा, लेकिन इसके आगे एस कभी नहीं आएगा। अब वो कौन से वर्ड्स हैं भाई सारे? पॉज करो वीडियो को, याद करो, लिखो। लिखने से आपके दिमाग में बैठेंगे। पेपर पे लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो। 15 वर्ड्स आपको करवाए हुए हैं जिनको नाउन्स को देख करके आपको लगेगा कि पीछे उनके एस आ सकता है, लेकिन उनके पीछे एस कभी नहीं आता। मतलब वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। मशीनरी, इक्विपमेंट, पेपर, ब्रेड, एडवाइस, लेजिस्लेशन, रिसर्च, आर्टिलरी, ज्वेलरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, याद है ना? सारे वो वर्ड्स हैं। चलिए, इंडल्ज इन करना, किसी काम में इन्वॉल्व होना, किसी मामले में, समझ गए ना? प्रोहिबिट समवन फ्रॉम समथिंग या बार समवन फ्रॉम समथिंग, किसी को किसी काम से रोकना। तो फ्रॉम लगा के बताना है। प्रोहिबिट्स म्यूनसिपालिटीज फ्रॉम इंडल्जिंग इन, टू इंडल्ज इन नहीं, प्रोहिबिट फ्रॉम इंडल्जिंग इन। ये फ्रॉम फिक्स्ड है जब किसी को कोई काम से रोकें। कह रहे सो while the dog haters might be crying foul, the court insists that sterilization, not slaughter, is the way forward. कह रहे इस प्रकार से जहाँ जो डॉग हेटर्स हैं, कुत्तों से नफरत खाने वाले लोग हैं, हो सकता है वो क्राई फाउल कर रहे हो, चीख चीख करके इंसाफ के लिए या नाइंसाफ़ी के सामने चीख रहे हो। क्राई फाउल करना यानी आपको लग रहा है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा कर रहे हो जो डॉग्स को हेट करते हैं। कह रहा लेकिन फिर भी कोर्ट ये इंसिस्ट करती है कि स्टरलाइजेशन, ना कि हत्या जो है, वही सही तरीका है, वे फॉरवर्ड है। डॉग हेटर्स की वो है माइट बी क्राइंग फाउल। क्राई फाउल करना यानी किसी इनजस्टिस के खिलाफ कंप्लेन करना। जैसे मैच के अंदर फाउल सामने वाले ने किया है लेकिन आपको दे दिया गया फुटबॉल में, तो आप रेफरी के सामने जाके क्राई फाउल करेंगे, भाई सामने वाले को फाउल देना, उसको दो, आप मुझे क्यों दे रहे हो आप? तो वहीं से वर्ड जो है ना, फ्रेज निकाला गया, क्राई फाउल करना, किसी ऐसी चीज़ के लिए रोना जो आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। कोर्ट की वर्ब है इंसिस्ट, स्टरलाइजेशन की वर्ब है हिस। स्लॉटर यानी हत्या, या समझ गए ना, मारना, काटना, हत्या। कैरेजी एंड येट फॉर दोज लिविंग इन एरियाज वेयर स्ट्रीट डॉग्स रोम फ्रीली, द कोर्ट्स डिसीजन माइट फील लाइक अ ट्रायम्फ ऑफ आइडियल्स ओवर प्रैक्टिकलिटी। कह रहे हैं फिर भी उन लोगों के लिए जो रहते हैं उन एरियाज़ में जहाँ गली के कुत्ते रोम फ्रीली करते हैं, आसानी से घूमते हैं खुलेआम, वहाँ पे कोर्ट का डिसीजन लुक लाइक हो सकता है या फील लाइक हो सकता है एक जीत के जैसे, जो है आइडियल्स की, आदर्शों की व्यवहारिकता के ऊपर। तो अगर आपके गली में कुत्ते हैं तो आपको एक कोर्ट का डिसीजन यही लगेगा कि व्यवहारिक नहीं है, ज़रूर आदर्श की बात सही है, आदर्श के हिसाब से ठीक है मत मारो, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मार ही देना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स की वो है रोम। रोम यानी घूमना फिरना, टहलना, धक्के खाना। रोम फ्रीली मतलब खुलेआम, है ना, कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं रोम फ्रीली करते हैं। डिसीजन की वो है माइट फील। ट्रायम्फ यानी जीत, विक्ट्री, विक्ट्री हुई है आदर्शों की व्यवहारिकता और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। कह रहा आफ्टर ऑल हु हैज़ नॉट हर्ड स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन एंड अर्ली बीइंग मॉल्ड। कह रहे सब बातों के बाद अगर देखा जाए, आफ्टर ऑल किसने नहीं सुना है, हु हैज़ नॉट हर्ड, ऐसी स्टोरीज़ को, कहानियों को जो है बच्चों के या बुज़ुर्गों के मौल किए जाने की। किसी को मौल करना यानी घसीट घसीट के अटैक करना, जैसे कुत्ते करते हैं ना, मुंह में काटेंगे और फिर घसीटेंगे आपको, ना, छोटा कोई बच्चा होता है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमने सुने ऐसे, देखे हैं। तो कह रहे किसने ऐसे नहीं सुनी है स्टोरीज़ कि कोई बच्चे या बड़े बूढ़े को कुत्ते ने घसीट घसीट के मारा, या फिर और द काउंटलेस मिडनाइट चेजेस where the bark is indeed as bad as the bite, या फिर वो अनगिनत मिडनाइट चेजेस, रात की चेजेस, चेज करना यानी पीछे भागना एक दूसरे के, तो रात को एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं ये, है ना।
तो कह रहे वो अनगिनत रातें हैं जहाँ ये चेज़ करते हैं एक दूसरे को, और जहाँ इनकी जो बार्क है, जो इनका भौंकना है, वो सच में ही उतना बुरा है जितना इनका काटना है। मतलब उस वक्त रात में आपको ये लगेगा इससे अच्छा तो काट ही ले, ये भौंकना बंद कर दे एक बार, है ना, रात को सोने दे हमें। तो ये सब किसने नहीं सुना। हु की वर्ब हैज़ नॉट हर्ड। मॉल करना मैंने आपको बता दिया, जानवर जब किसी को घसीट घसीट के मारे तो मॉल करना बोलते हैं। बाघ की वर्ब है इज। बाघ समझते हो ना, कुत्ते का भौंकना इज कॉल्ड बार्किंग। कह रहा इट इज़ अ रियलिटी दैट मैनी अर्बन ड्वेलर्स फेस, मेकिंग द आइडिया ऑफ कलिंग नॉट जस्ट टेम्पटिंग बट सीमिंगली नेसेसरी। कह रहा ये वो रियलिटी है जिसको कई अर्बन ड्वेलर्स, शहरों में रहने वाले लोग फेस करते हैं। और फेस कैसे करते हैं? मेक करते हुए इस आइडिया को, बनाते हुए इस ख्याल को, कुत्तों की किलिंग का या कलिंग का, ना केवल आकर्षक टेम्पटिंग बल्कि दिखाई देने वाले तौर पे ज़रूरी भी। तो कुछ लोग जो शहरों में रहते हैं उनको मज़ा भी आएगा सुन करके कुत्तों को मारा जा रहा है, टेम्पटिंग लगेगा उनको ये भी लगेगा ज़रूरी था, मार ही दो, इतना इन्होंने हमें दुखी किया हुआ है। इट की वर्ब है इस। ड्वेलर्स यानी रहने वाले, ड्वेलर्स की वर्ब है फेस। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक या जिस चीज़ के लिए आपको अट्रैक्शन हो। कह रहा है बट द कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 51AG ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमाइंडिंग एवरी सिटीजन ऑफ देयर ड्यूटी टू शो कंपैशन टू ऑल लिविंग क्रीचर्स। कह रहा है लेकिन कोर्ट ने इन्वोक कर दिया आर्टिकल ये वाला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, याद दिलाते हुए हर सिटीजन को उनकी ड्यूटी का जो है दिखाने की कंपैशन या संवेदना को सभी लिविंग क्रीचर्स के लिए। तो आर्टिकल 51AG यही कहता है कि सभी के लिए आपके मन में दया भाव होना चाहिए, और इसी आर्टिकल को कोर्ट ने हमारे सामने इन्वोक किया। कोर्ट की वर्ब है इन्वोक करना। इन्वोक करना यानी किसी चीज़ को एक्टिवेट करना। कंपैशन यानी किसी के लिए सहानुभूति, सिंपैथी या एम्पैथी। कह रहा इन एसेंस द कोर्ट डिलीवर्ड अ मैसेज रैप्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम। कह रहा अगर एसेंस में देखा जाए, सब बातों की बात देखी जाए, सार देखा जाए पूरे मामले का, तो कोर्ट ने एक ऐसा मैसेज डिलीवर किया है जो लिपटा हुआ है, रैप्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम में, संवैधानिक जो है समझदारी में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी समझदारी को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला डिलीवर किया है। कह रहा है एंड सीजन्ड विद अ डैश ऑफ आयरनी, और जो सीजन्ड भी है जिसमें तड़का भी लगा हुआ है। सीजन्ड होना यानी तड़का हुआ होना। जो तड़का हुआ है एक छोटी सी मात्रा से, डैश से, जो है आयरनी की या फिर विरोधाभास की। कोर्ट के फैसले में आपको विरोधाभास भी दिखेगा, संवैधानिक समझदारी भी दिखेगी। कैसे? कह रहा है इट इज़ नॉट जस्ट इलीगल टू किल स्ट्रे डॉग्स, इट इज़ डाउन राइट अनसाइंटिफिक एंड फ्रेंकली पॉइंटलेस। कह रहा है ये फैसला ये है, मैसेज ये है कि ना केवल ये इलीगल होगा मारना गली के कुत्तों को, बल्कि ये डाउन राइट यानी एब्सोल्यूटली, कंप्लीटली डाउन राइट जो है अनसाइंटिफिक भी होगा, अवैज्ञानिक भी होगा, और अगर फ्रैंकली बताया जाए तो पॉइंटलेस भी होगा, बेतुका भी होगा। ये कोर्ट का फैसला है। अब इसमें आयरनी क्या है? आयरनी आगे देखना बताएगा आपको। कह रहा है जी स्टरलाइजेशन एज बैक्ड बाय WHO एंड वेरियस स्टडीज इज द ओनली मेथड दैट वर्क्स। स्टरलाइजेशन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काट देने का जो काम है, जो बैक्ड बाय भी है, जिसकी अनुशंसा की जाती है, जिसको सपोर्ट किया जाता है WHO और दूसरी स्टडीज़ में भी। कह रहा है यही वो मेथड है जो काम करता है। इट इज़ द ओनली मेथड दैट वर्क्स। ठीक है, तो ये कोर्ट का मैसेज है कि स्टरलाइजेशन कर लो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आयरनी इसमें ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम दिखाई कोर्ट ने, आर्टिकल 51AG को भी इन्वोक किया, लेकिन कोर्ट ये फिर भूल गई कि जब तक ये सड़क पे हैं तब तक आम आदमी का जो राइट टू लाइफ है, जीने का और सुरक्षा का अधिकार है, वो भी वायलेट हो रहा है ना। तो ये एक ऐसा फैसला है जिससे कुत्तों को राहत मिली है, लेकिन जिनको ये काटेंगे उनके लिए राहत की बात नहीं है। ये आयरनी इनके मैसेज में मिलेगी। कोर्ट की ओवर डिलीवर्ड, एसेंस यानी पूरी चीज़ का सार, क्रक्स, जिस्ट, रैप्ड यानी लिपटा हुआ, एनवेलप्ड या श्राउडेड, सीजन्ड यानी तड़का हुआ, किसी चीज़ का तड़का लगा हुआ। इट की वर्ब इज डाउन राइट मतलब पूरे तरीके से, साफ तौर पे। स्टरलाइजेशन की वर्ब इज, दैट की वर्ब है वर्क्स। कह रहा है जी वन कैन ओनली होप दैट आवर सिटीजन्स इम्ब्रेस साइंटिफिक टेम्पर एंड डिच दीज बार्बरिक टैक्टिक्स। कह रहा है कोई भी आदमी, वन का मतलब होता है कोई भी इंसान, आप, मैं, कोई भी,
कह रहे अगर किसी भी आदमी की बात करें तो वो सिर्फ ये होप ही कर सकता है, अब ये आशा ही बांध सकता है कि हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं वो इम्ब्रेस करते हैं, अपना लेते हैं वैज्ञानिक मिजाज को, साइंटिफिक टेम्पर को, और डिच कर देते हैं, छोड़ देते हैं इन बार्बरिक टैक्टिक्स को, इन बर्बर तरीक़ों को, कुत्तों को मार दो, कटवा दो, है ना। तो ये होप है हमारी कि सारा देश जो है साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक मिजाज को फॉलो करे। वन की वर्ब है कैन होप, सिटीजन्स की वर्ब है इम्ब्रेस, इम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को अपना लेना। टेम्पर यानी मिजाज, टेनर किसी चीज़ का, मूड। डिच करना यानी किसी चीज़ को छोड़ देना, है ना, किसी चीज़ को मतलब अपनाई हुई चीज़ को छोड़ देना, उसको बोलते हैं डिच करना। कह रहा आफ्टर ऑल वी डोमेस्टिकेटेड डॉग्स 10,000 ईयर्स अगो। कह रहे सब बातों की बात ये है कि हमने डोमेस्टिकेट किया था, हमने पालतू बनाया था कुत्तों को 10,000 साल पहले। कुत्ते सभी भेड़िए थे और भेड़िया कभी भी इंसान के पास नहीं आता, पास आते ही डरेगा और हमला करेगा। लेकिन कुछ भेड़िए जो इंसान के पास कभी आए और इंसान ने उनको पाला और वो भेड़िए आगे आगे बढ़ के उन्होंने अपने वंश आगे बढ़ाए। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा होगा, डार्विनिज्म, मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ आपको। तो गलती से कुछ भेड़िए हमारे पास आए और हमसे बिना डरे वो हमारे पास रहने लगे और आगे जा कर के उनका रूप बदल गया और वो बन गए कुत्ते। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी लगी। तो आफ्टर ऑल हमने 10,000 साल पहले हम ही ने कुत्तों को डोमेस्टिकेट किया है, इनकी प्रजाति को बनाया है। कह रहा द लीस्ट वी कैन डू इज़ ट्रीट दैम विद अ लिटिल डिग्निटी। कह रहा और जो कम से कम चीज़ हम कर सकते हैं इनके लिए वो है इनको ट्रीट करना गरिमा के साथ, थोड़ी सी डिग्निटी के साथ। बहुत मत दो पर लेकिन अ लिटिल डिग्निटी इनको ज़रूर दो। वी की ओवर डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेट करना, पालतू बनाना, ऑफ कोर्स ये वर्ड आप देख चुके हैं। वी की ओवर कैन डू, वी कैन डू जो है एटलीस्ट वट वी कैन डू जो है उसकी वर्ब है इस। वट यहाँ पे बीच में छुपा हुआ है और इस पूरे क्लोज की वर्ब है। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि हम इनको ट्रीट करें, ठीक है ना। इस पूरे क्लोज की वर्ब जो है सिंगुलर होगी, इज होगी। डिग्निटी यानी गरिमा या सेल्फ रिस्पेक्ट। कह रहा बट फॉर दोज who see the stray dog issues as a daily menace, the court's decision might feel more like a bite than a bark। कह रहा लेकिन उन लोगों के लिए जो देखते हैं स्ट्रे डॉग के इशू को हर रोज़ की एक मेनेस की तरह, रोज़ के खतरे की तरह, कह रहा है जी उन लोगों के लिए कोर्ट का डिसीजन फील हो सकता है एक बाइट की तरह, एक काटे जाने की तरह, बजाय एक भौंकने वाली चीज़ की तरह। मतलब उनको ऐसा लगेगा आज उन्होंने सच में आज उनको कुत्ते ने काट लिया, है ना। भौंका नहीं उन पे, सच में आज कुत्ते ने उन पे हमला कर दिया, क्योंकि कोर्ट आज कुत्तों के साथ खड़ी हो गई है। गली में इनकी मेहनत बनी रहेगी। हु की वर्ब है सी, डिसीजन की वर्ब है माइट फील, है ना। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। क्राई से बनने वाले कुछ फ्रेजेस शायद मैं लिखने भूल गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अपने क्विज में तो नहीं है क्राई से बनने वाला। हाँ चलो आज आपको वैसे ही देंगे, बिना बताए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्विज में। एक दो क्राई से बनने वाले फ्रेज मैं आज लिख के लाने वाला था। कह रहा है जी इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है उस टेंशन को जिसके चारों तरफ ये केस रिवॉल्व अराउंड करता है। झगड़ा क्या है, मामला क्या है इन चारों में से। देखो खुद से ट्राई जब तक नहीं दोगे नहीं सीखोगे। वीडियो को पॉज कर दो, लेक्चर को यहीं रोक दो, कहीं नहीं जा रहा लेक्चर। आप पढ़ के खुद से करो ना, इसको कोशिश करो, आपके हिसाब से आंसर क्या बनेगा, फिर मैं करवा देता हूँ, मैच कर लेना। देखो ये झगड़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नहीं है। ये झगड़ा इम्प्लीमेंट करने का नहीं है स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम को रूरल और अर्बन एरियाज़ में, कि गाँवों में लगाओ शहरों में मत लगाओ। ये झगड़ा स्टेट लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बीच का भी नहीं है। स्टेट लॉज और सेंट्रल लॉज के बीच का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के बीच का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसकी बात नहीं हो रही है। ये झगड़ा है जी ट्रीटमेंट का, एनिमल को कैसे दोगे और राइट्स ऑफ सिटीजन जो है पब्लिक सेफ्टी का, उसको कैसे ट्रीट करोगे। आपके लिए कुत्ता बढ़ के है या गली में रहने वाला वो आदमी बढ़ के है जिसका घर है वहाँ पे, जिसके छोटे बच्चे हैं, और उसको पब्लिक सेफ्टी का जो राइट आपने दिया हुआ है आपको उसे बचाना है। तो इन दोनों के बीच का जो है झगड़ा है। बी आंसर बनेगा। आपको लग सकता है ए आंसर बने, लेकिन स्टेट लॉज और सेंट्रल लॉज के बीच का झगड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात कहीं पे नहीं हुई। चलिए कह रहे इस आर्टिकल में आयरनी कौन सी मेंशन्ड है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की। इन चारों में से आपको क्या लगता है किस चीज़ में एक विरोधाभास आपको दिखेगा डिसीजन को लेकर के।
देखो विरोधाभास है बी, कोर्ट डिसीजन टू बैन कलिंग इज बेस्ड ऑन लीगल नॉर्म्स। कोर्ट का डिसीजन कलिंग को या कुत्तों को मारने को जो बैन करने का है वो लीगल नॉर्म से बेस्ड है, लेकिन ये फिर भी पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ए आंसर नहीं बनेगा। कलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने मोर इफेक्टिव नहीं बताया, गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही नहीं है कलिंग इफेक्टिव है, ये नहीं बनेगा। सी आंसर नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कंपैशन दिखाया स्ट्रे डॉग्स के लिए, लेकिन आम आदमी की या डॉग बाइट विक्टिम्स की सफरिंग को इग्नोर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनको स्टेरलाइज करो। सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं कह रहा कि इन कुत्तों से कटवाते फिरो, आपकी सफरिंग बिल्कुल इग्नोर नहीं की है, लेकिन जो आप चाहते थे उस तरीके से कुत्तों को मारने नहीं दिया आपको। तो इस तरीके से सी देखोगे तो आप थोड़ा सा गलत है। डी भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रे डॉग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक किया। प्रोटेक्ट नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है इनकी जान बचाना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनको मरवा दो, लेकिन स्टेरिलाइजेशन के थ्रू मरवाओ, इनको आगे और कुत्तों को पैदा मत करने दो, है ना। इनको मानवीय तरीके से जो है अमानवीय तरीके से काटो मत। ये काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक किया। अगर प्रोटेक्ट करना होता तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता कि इनको और इनके बच्चे पैदा करवाओ और ये गलियों में रहेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा। थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, देखो इस तरह के आपको डिफरेंस मिलेंगे। बी आंसर बनना चाहिए। बीच में सारे वोकैब के क्वेश्चंस हैं। ह्यू एंड क्राई एक फ्रेज है जो मैंने आज आपको करवाया नहीं, खुद से करना है, नेट पे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है। इन द डॉग हाउस, एलिफेंट इन द रूम, एस यू का सिनोनिम क्या होगा? मैनस, शन, इम्ब्रेस या स्ट्रे। क्राई फॉल का मीनिंग पूछा है और पाइसाइन है ना, ये वन वर्ड आपने याद किया होगा, वो कैनाइन, बोवाइन, ल्यूपाइन, वल्पाइन, पाइसाइन, इक्वाइन, याद है ना, पोर्साइन। तो पाइसाइन कौन कौन से जानवरों के लिए यूज़ होने वाला वन वर्ड है, सारे करवा दिए आपको। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस वर्ड के आसपास या इसकी वजह से, दूसरी मिल सकती है इसी वर्ड के आसपास या इसकी वजह से, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस वर्ड की वजह से। कोशिश करें कमेंट सेक्शन में आंसर डालने, चेक करें आंसर्स को। मेरे आंसर फर्स्ट कमेंट में रखे हुए हैं। आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले ये ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी पूरा देखने वाले बच्चे पीडी लिख देना, और जिनको इंटरेस्टिंग लगी, सब समझ में आया, पीडीआई लिखा करो, ठीक है। ढूंढ के लाया हूँ ये आर्टिकल आपके लिए, एक ऐसा इशू जो समझ में भी आया आपको और जो इन्फॉर्मेटिव भी हो। तो बताया करो अपना फीडबैक दे करके, सर आर्टिकल कैसा लगा, और पूरा देखता हूँ मैं, सब कुछ समझ में आया या नहीं आया। कोई और भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। अपना ओपिनियन ज़रूर से आज बताएं कमेंट्स में, आपको क्या आपका मानना है, मरवा दें इन कुत्तों को या स्टेरिलाइजेशन करके 10-15 साल 20 साल वेट करें, धीरे धीरे इनकी आबादी जो है ख़त्म हो। चलिए, सब लोग जानना चाहेंगे आपकी ओपिनियन को, कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया करो। अंटिल देन।